बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 25 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, चैप्टर 25 हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हमने कहा था कि एक बहुत बड़ा बायोजियोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में प्लांट्स, एनिमल्स एज़ वेल एज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या डिकम्पोज़र्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ठीक है, उनको डिफरेंट लेवल्स पे जाके हम इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं, जिसमें ना सिर्फ इन्वायरमेंट के फ़िज़िकल फैक्टर शामिल होते हैं बल्कि केमिकल फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें या इन्वायरमेंट के हवाले से भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली इकोसिस्टम में हमें दो तरह के कंपोनेंट्स नज़र आते हैं या दो तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इज़ द बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे पास लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ। सेकेंड इज़ बेटा एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, abiotic means without life, so these are non-living components, non-living things जो यूजुअली इन्वायरमेंट के फिज़िकल फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है बायोटिक कंपोनेंट्स के हवाले से कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से मौजूद होते हैं और उनका अपने इन्वायरमेंट में क्या रोल होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं दीज इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो किसी भी तरह के हैं, लाइक प्लांट्स हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं, ठीक है, एंड दीज आर सपोर्टेड बाय बायोस्फीयर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बार बार हम डिस्कस कर रहे थे पीछे कि बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में मौजूद होता है वो बेटा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा होता है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो ख़ुद को थोड़ा बहुत अडेप्ट करता है उन कंडीशंस के मुताबिक, सेकेंडली बेटा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है, इसको किसने एक्सप्लेन किया था बेटा? ग्रिनल की जब हम बात कर रहे थे, एल्टन की बात कर रहे थे, उन्होंने इकोलॉजिकल निश जब एक्सप्लेन की थी तो उसमें ये चीज़ कही गई थी कि ऑर्गेनिजम्स को जो कि सर्वाइव करते हैं अपने एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, उनको ना सिर्फ बायोस्फीयर सपोर्ट करता है, इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है, बल्कि उसमें उनकी अपनी फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो बायोस्फीयर इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द प्लानट अर्थ। ठीक है, प्लानट अर्थ बेसिकली यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, एक्सटेंडिंग अबाउट 8 to 10 किलोमीटर्स टू द अपर रीच ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जब हम डिवीजन की बात करते हैं एटमॉस्फेयर की तो 8 to 10 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है दैट्स रेफर्ड टू एज बायोस्फीयर। ठीक है, जहाँ पर लाइफ मौजूद हो सकती है। बायोस्फीयर को भी हमने पहले डिस्कस किया था। अब 8 to 10 किलोमीटर्स वाली जो बात है ये आप में MCQs के हवाले से इसको याद रखना है। ठीक है, एंड ऑल्सो द सेम डिस्टेंस इनटू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। ठीक है, अब ये एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो बायोस्फीयर है बेसिकली वहाँ पर दोनों तरह का एरिया शामिल है, यानी वहाँ पर टेरेस्ट्रियल लाइफ भी शामिल है, ठीक है, और वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी शामिल है। तो एक्वेटिक लाइफ कहाँ पर होती है? ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर। ठीक है, तो बेटा ओशंस, रिवर्स, जो हमारे पास एक्वेटिक इन्वायरमेंट है वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाइफ मौजूद है। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम उसकी डेप्थ कितनी हो सकती है वाटर के अंदर जितनी लाइफ प्रेजेंट होगी। तो बेटा अबव द अर्थ क्रस्ट की बात करें 8 to 10 किलोमीटर, सेम इस तरह से हम डेप्थ में बात करते हैं इन द ओशंस कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब बेटा एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर है, वाटर है, उसके अंदर सॉइल है। ठीक है, वाटर आपको पता है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम लिमिटिंग फैक्टर कंसिडर करते हैं। हर तरह की लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो है ये वाटर ज़रूरी होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं स्पेसिफाइड कंपोजिशन में, वो जब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेम इसी तरह से सॉइल जो है, सॉइल क्या चीज़ होती है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स मीडियम है जिसमें सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मिनरल्स शामिल होते हैं, मुख्तलिफ आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। तो ये कलेक्टिवली अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज़ें जो है ये सॉइल इन पे कंसिस्ट करती है। और आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं ये एक सॉइल इनके लिए एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है, मतलब कि बहुत ज़रूरी होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। सो बेटा दीज आर द फिज़िकल फैक्टर्स या नॉन लिविंग थिंग्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोलॉजिकल टर्म्स में जो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं
एटमॉस्फेयर के हवाले से। एटमॉस्फेयर यूजुअली हम एयर के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, कि एयर जहाँ पर उस स्पेसिफिक हिस्से में जहाँ पे हवा मौजूद है। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, वाटर। लिथोस्फीयर, ऐसा अर्थ का हिस्सा जो कि सॉइल पे कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेटा एयर की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम जो इकोसिस्टम है, ठीक है, या हमारे पास जो कह लो बायोस्फीयर है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अब बेटा सम ऑफ द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के, वहाँ पर इसने थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि इनके सोर्सेज जो हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। आपकी बुक में डायग्राम मौजूद है कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। अब इसने जो है वो सन को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आ रही है, तो बेटा सनलाइट के हवाले से हम पढ़ते हैं कि सन जो है इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स पे एनर्जी जाती है तो उससे ऑब्वियसली लाइफ आगे मूव करती है या प्रोसीड करती है, तो उसका जो बेसिक सोर्स होता है ना वो सनलाइट होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती है हमारे पास। तो ये बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा इसको सम अप कर रहे हैं टेबल की फॉर्म में, इसको आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अब बेटा डिफरेंट जो प्रोसेसेस चलते हैं इकोसिस्टम के अंदर, अब प्रीवियस जो स्लाइड थी हमने उसके अंदर बात की कि जो सनलाइट है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो कि हम कहते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इकोसिस्टम का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि इसमें हम देखते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है डिफरेंट लेवल्स पे। तो अब वो बेटा बेसिकली वो एनर्जी आती कहाँ से है, तो बेटा वो सूरज से आती है। सबसे पहले उसको जो लाइफ अपटेक करती है उसकी, ठीक है, डायरेक्ट अपटेक कर सकती है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के ज़रिए, दैट आर प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे आगे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इसके अलावा फीडिंग के अलावा भी और डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं, या फूड के अलावा डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो उसके ऊपर चल रहे होते हैं। सो बेटा वो उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर अलॉन्ग विद लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स काम कर रहे होंगे। द मेन प्रोसेस अकरिंग इन एन इकोसिस्टम इंक्लूड द फीडिंग, ठीक है, एंड द सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। इन सिंपल वर्ड्स हम जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, या फिर हम वाटर साइकिल की बात करते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हैं जो कि उनकी सर्कुलेशन हो रही है कि इन्वायरमेंट से लिविंग थिंग्स में आते हैं, लिविंग थिंग्स से दोबारा इन्वायरमेंट का कंपोनेंट बनते हैं, टुगेदर विद द एनर्जी लोअरिंग थ्रू द इकोसिस्टम, ठीक है। अब इस तरीके से जो है हमारे पास एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर कम या ज़्यादा होती रहती है, या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे जो है ये मूव करती है। अब बेटा इंटरेक्शंस इनके किस तरह से होते हैं, यानी ऑब्वियसली हमारे पास जो इन्वायरमेंट है या इकोसिस्टम है वो तब बनेगा ना जब उसके कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे। तो कहता है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपने 2 तरह के बताए, तो ये किस तरह से आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, या इनका इंटरेक्शन किस हद तक ज़रूरी होता है। अब देखें बेटा हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो लाइट का सोर्स है या अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है दैट इज़ सनलाइट, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट का आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट है। तो वो सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑल लाइफ फॉर्म्स को। तो ऑब्वियसली बेटा कोई ना कोई लाइफ हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसका उस एबायोटिक फैक्टर के साथ डायरेक्ट लिंक हो, ताकि वहाँ से उस एनर्जी को लेके और उसको नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पे ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में क्या चीज़ होगी, वहाँ पर सारी की सारी लाइफ मौजूद होगी। इट मीन्स कि प्लांट्स का ना सिर्फ नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ बल्कि लिविंग फैक्टर्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा, तो तब आपके पास ये इकोसिस्टम जो है वो सक्सेसफुली रन कर सकेगा। सो एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेटा प्रोड्यूसर्स, द अदर इज़ कंज्यूमर्स, एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ डीकम्पोजर्स। इसके लिए हम रिड्यूसर्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं, रिड्यूसर्स, ठीक है। ऑल आर कंसर्न विद द फीडिंग प्रोसेसेस, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। अब बेटा सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या चीज़ है। सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स का मतलब है कि जो फूड जिस फॉर्म में ट्रैवल करती है आगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, वो कोई ना कोई केमिकल्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली जो एटमॉस्फेयर है या हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसका हिस्सा बन जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स विच कैप्चर एंड ब्रिंग लाइट एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम। अब
प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, उनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है किसी न किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, किस चीज़ की बेटा, एनर्जी की, फूड की प्रोडक्शन करा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर यानी कि सनलाइट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। और प्लांट्स जो होते हैं इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इनके अंदर ऐसे होते हैं जिससे ये सक्सेसफुली सूरज से आने वाली रोशनी जो है वो उसकी अपटेक करते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में लेकर आते हैं। और वो प्रोसेस जो है इससे हम सारे वेल फेमिलियर हैं कि उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। प्लांट्स ही हमारे पास अर्थ के ऊपर जो है ये ऐसी लाइफ है अलॉन्ग विद एल्गी एंड सम बैक्टीरिया जो कि सूरज से डायरेक्ट लाइट जो है उसकी अपटेक कर सकती है और उसको कन्वर्ट कर सकती है इनटू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है कि प्रोड्यूसर जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक लाइफ है बेसिकली, जो कि क्या करती है, सूरज से आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब करके और उसको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे ट्रांसफ़र करती है फूड की फॉर्म में। ठीक है, दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर द ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप थोड़ा सा माइंड में लेके आएँ तो बेटा वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करके जो है वो फर्स्ट हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बनती है प्लांट्स के अंदर जो कि ऑर्गेनिक है, यानी कि हम ग्लूकोज की बात करते हैं अगर। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके पास ये प्लांट्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिनके लिए हम वेजिटेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम बायोजियोग्राफी की बात कर रहे होते हैं या बहुत बड़े लेवल पे अगर हम प्लांट्स की स्पीशीज़ की बात करें तो हम उसके लिए वेजिटेशन का वर्ड यूज़ करते हैं या उसके लिए हम फ्लोरा का वर्ड भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ बेटा कंज्यूमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल से क्या मुराद है, अब ये जो लेवल्स बनाए गए हैं ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के लिहाज से बनाए गए हैं। ठीक है, कि सबसे पहले सूरज से रोशनी आ रही है, एनर्जी आ रही है, प्लांट्स उसकी अपटेक कर रहे हैं। प्लांट्स जब फूड बना रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, जो बच जाएगी उसको नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी जो चीज़ बच जाएगी वो किसकी तरफ जाएगी, कंज्यूमर्स की तरफ। उनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो कंज्यूम करते हैं, इट मीन्स कि दे आर अनएबल टू फोटोसिंथेसाइज। ठीक है, दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। सो हेट्रोट्रॉफिक लाइफ जो है हमारे पास कौन सी है, उसमें एनिमल्स आते हैं। ठीक है, हम खुद भी उसी में आते हैं। सो वो कह रहा है कि कंज्यूमर और ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्राइमरीली एनिमल्स, ठीक है, विच ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एज रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, बनी बनाई फूड जो है वो उनको मिलती है, उनके अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिससे वो डायरेक्टली एबायोटिक फैक्टर्स को मिला के अपनी फूड प्रिपेयर कर सकें। दैट्स वाई उनको हम मेनली हेटरोट्रॉफ्स का नाम देते हैं या हेटरोट्रॉफिक लाइफ का नाम देते हैं। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं ना, बेसिकली कंज्यूमर्स भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप वेल फेमिलियर हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्ट प्लांट से फूड लेते हैं जिसमें हर्बीवोर्स आ जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा हर्बीवोर्स को भी खाते हैं और साथ में प्लांट्स को भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं, जिस कैटेगरी में हम आते हैं। सबसे फाइनल जो लास्ट सबसे कैटेगरी होती है एंड पे कंज्यूमर्स की, दैट आर टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि किस चीज़ को लेते हैं बेटा, हर्बीवोर्स जो हैं वो उनको लेते हैं। ठीक है, सो बेटा ये 3 आगे टाइप्स होती हैं किस चीज़ की, कंज्यूमर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ डीकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स। ठीक है, जो कि डीकम्पोज करते हैं किसी भी चीज़ को। किसको डीकम्पोज करते हैं बेटा, कोई भी लिविंग कंपोनेंट जब वो ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाती है चीज़, तो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाना, इट मीन्स कि दीज आर रिसाइकलर्स। डीकम्पोजर्स आर मेनली 2 तरह की लाइफ होती है हमारे पास, फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, डेड और डिकेड फॉर्म में जो आपके पास लाइफ मौजूद होती है उसके ऊपर ये एक्ट करते हैं, यानी कि अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं ये उस चीज़ के ऊपर सिक्रीट करते हैं जिससे वो जो डेड फॉर्म होती है उसका फर्दर डिके होता है और वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और इस तरह से वो सॉइल का कंपोनेंट बन जाती है या फिर वो वाटर का कंपोनेंट बन जाती है अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की बात करें। अब ये बेटा क्या करते हैं, दे रिलीज केमिकल एलिमेंट्स एज आइंस। ठीक है, जो कि सॉइल के साथ बाइंड कर जाते हैं और दोबारा से जो है प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल होता है एक तरह से। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जब कोई भी चीज़ डेड हो जाती है तो उसको डीकम्पोज करके दोबारा से सॉइल में शामिल कर देते हैं ताकि प्लांट्स जो हैं उसकी दोबारा से अपटेक करके जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, सो मेन केमिकल आयंस आर नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं मोस्टली। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एज सच टॉपिक जो है आपके पास कंसिडर होता है चैप्टर 25 का। जैसे ये सिंपल लग रहा है सुनने में या
देखने में आपको लगेगा या याद करने में उसी लिहाज से उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। अब बेटा जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए कि हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन या इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की ज़रा डिटेल बताएं, तो ये देखने में लगता है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा कि उसमें हमें सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करना है, जो स्टार्ट की स्लाइड्स थी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में बेटा जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं, उनके अंदर फिर मैकेनिज़्म क्या होता है, कंज्यूमर्स हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, दैन डीकम्पोजर्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसकी एग्जांपल, उस पे जाके हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का कंप्लीट होगा। ठीक है, सो आपने शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज़ लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से इस टॉपिक को प्रिपेयर रखना होगा, यानी बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।